Assalamu alaikum bachcho. So today we will be solving one of the guest papers which I've made for the students appearing in the May-June 2026 session. Now this guest paper is relevant for all the students of O levels, IGCSE and EdExcel. तो ये इन तीनों बोर्ड्स के बच्चों के लिए ये पेपर बहुत रेलिवेंट है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं वो एक्सपेक्टेडली इन मई जून 2026 में इस तरह के इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो ये पेपर है आपके सामने, इसका PDF मैं अभी सॉल्व करूँगा और इसका सॉल्व सोल्यूशन अगर किसी बच्चे को चाहिए हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे एंड देन आई शेयर द सॉल्व PDF विद देम एज वेल। Starting with the first question, the diagram shows triangle OAB in which OA is A and OB is 4B. T is the point on AB such that AT ratio TB is 3:2. जब भी बच्चों वेक्टर के सवाल आता है तो उसमें कोई ना कोई सर्टेन रेशो दी जाती है और उस रेशो को समझना बड़ा ज़रूरी होता है बिफोर मूविंग ऑन टू द पार्ट्स। तो AT रेशो TB का मतलब ये है कि जो ये AT वाला जो हिस्सा है इसको तीन पोर्शंस मिले हुए हैं, तीन हिस्से, और जो TB वाला पार्ट है उसको आप देख सकते हैं दो हिस्से मिले हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि द होल लाइन AB हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 + 2 5 इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ विच 3 पार्ट्स हैव बिन गिवन टू AT एंड 2 पार्ट्स हैव बिन गिवन टू TB। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो AT वेक्टर है दैट इज 3/5 ऑफ द होल AB। सिमिलरली जो T से B का वेक्टर है दैट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द होल वेक्टर AB। ये हमने दो इक्वेशंस बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंक्लूड कर ली हैं ताकि हमें आगे सवाल करने में आसानी हो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सेज फाइंड AB। द वेक्टर AB मीन्स कि आपने जो पहला लेटर है A वो कह रहा है A से स्टार्ट करना है और जो आखिरी लेटर है B यानी कि आपने B तक जाना है। तो इसका मतलब है कि मैंने A से B ट्रैवल करना है और A से B मैं ट्रैवल नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ A एंड B। तो आई हैव टू मूव इन द डायरेक्शन जहाँ पर मुझे A या B नजर आए उस डायरेक्शन में जा सकता हूँ। तो मैं A से पहले O जाऊंगा और एंड देन आई विल गो फ्रॉम O टू B। सो लेट्स राइट दिस डाउन दैट AB फॉर गोइंग टू B फ्रॉम A द रूट आई एम टेकिंग इज AO प्लस OB। अब AO प्लस OB के हम वेक्टर्स लिखते हैं। नाउ AO इज ऑब्वियसली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू OA, तो ये हो जाएगा -A, और OB जो है वो ऑब्वियसली गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में है तो हो जाएगा 4B। इसको मैं रीअरेंज करके आंसर में लिख लेता हूँ 4B - A. So this is the answer for AB. Part B says part B में वो कह रहा है जी show that the position vector of T is 2/5 of A plus 6B। ये हमने शो करना है। अब जहाँ पर बच्चों पोजिशन वेक्टर का वर्ड आ जाए तो आपको पहली बात ये पता होनी चाहिए कि वो आपसे O और फिर आगे T मांग रहा है। पोजिशन वेक्टर ऑफ T means you have to find out OT. So to find out OT, let's look on the diagram what route we can take. So to go from O to T, we have two options. We can either move from O to B and then we can go from B to T obviously, और दूसरा रूट ये है कि मैं O से A जाऊं और फिर मैं A से T चला जाऊं। तो आप जो मर्जी रूट ले लें, आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो लेट्स टेक द रूट OA प्लस AT वाला। तो OT इज इक्वल टू OA प्लस AT। इसका एक छोटा सा क्रॉस चेक भी आप सबको पता होना चाहिए कि जो पहला लेटर होता है और जो आखिरी लेटर होता है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है, यानी कि आपका आंसर OT ही देगा। और जो मिड वाले दो लेटर्स हैं सेम होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि हाँ हमने जिस पहला वेक्टर में जिस पॉइंट पर अपना स्टॉप लिया था अगला हमने उसी पॉइंट से ही स्टार्ट किया है। तो अब हम OA और AT के इन टर्म्स ऑफ A एंड B वेक्टर्स प्लग इन करते हैं। OA इज इक्वल टू A एंड AT was equal to, from the information of this ratio we wrote that equation that AT is equal to 3/5 of AB। तो मैं AT की जगह पर अब लिख लेता हूँ 3/5 of AB, और AB मुझे लिखना है in terms of the letters A and B which was found in the previous part 4B - A। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा A plus 3/5 bracket open 4B - A। Now let's simplify it। पहले हम यहाँ ले लेते हैं LCM, बिकॉज A के नीचे 1 है तो मैं इसको 5 बनाऊंगा, उसके लिए मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। तो ये बन जाएगा 5A/5 प्लस 3 times 4B is 12B and then 3 times -A is -3A and then I'll divide all of it by 5। Because the denominators are same, I can add the numerators and that would be 5A - 3A। बीच में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो बन जाएगा 2A और आगे मेरे पास बच गया है 12B, होल ऑफ इट डिवाइडेड बाय 5।
अब हम गौर करेंगे कि हमने प्रूफ क्या करना है। जो हमने प्रूफ करना है उसके डिनोमिनेटर में 5 है और उसके न्यूमिनेटर में 2 है और ब्रैकेट के अंदर a प्लस 6b है, तो मुझे न्यूमिनेटर में 2 चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा। तो जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस, यहाँ पर मैं b लिखना भूल गया था, a प्लस 6b डिवाइडेड बाई 5। सो हेंस शोन दैट OT इज इक्वल टू दिस वेक्टर जो उसने हमें बताया हुआ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। So the next part of the question says that Q is a point on the line OB such that the vector QT is 1/5 2a minus 3b। आपने रेशो निकालनी है OQ की और QB की, तो उसके लिए हम इसको सिंपल तरीके से करते हैं कि हम पहले OQ और QB वेक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जो उन्हें हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो ये दी है कि जो QT वेक्टर जो है वो इसके इक्वल है, तो मैं QT की इक्वेशन बनाता हूँ इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर्स। दैट वुड बी OT माइनस OQ। तो यहाँ पे पता होना चाहिए आपको कि जो बाद वाला लेटर है उसका पोजीशन वेक्टर पहले आता है और जो पहले वाला लेटर है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में आता है, जिनको माइनस करने से आपको ये मिल जाएगा QT। तो अब यहाँ से बिकॉज आई एम फाइंडिंग OQ, इसलिए मैंने इक्वेशन बनाई है, तो मैं OQ को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये हो जाएगा OQ इज इक्वल टू OT माइनस QT। Now I'll simply plug in the vectors OT and QT over here. So OT was found in the previous part and that was equal to 2/5 of 2a plus 6b minus, and QT has been given over here which is equal to 1/5 2a minus 3b। अब क्योंकि दोनों के नीचे 5 लिखा हुआ है तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 into 2 which is equal to 4a plus 2 into 6 which is equal to 12b, एंड देन माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस 2a एंड देन माइनस टाइम्स माइनस इज प्लस 3b, और मैं सब के नीचे लिख दूंगा 5। सो यहाँ से होगा ये कि अच्छा मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पे आंसर हमारा एंड पे क्या निकला था, a प्लस 6b निकला था, जो कि नीचे मैंने गलती से यहाँ पे 2a लिख दिया हुआ है। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो ये आपकी वैल्यू थी a प्लस 6b, तो हमारा आंसर फिर यहाँ पर नीचे भी क्या आएगा, 2a आएगा। तो लेट्स राइट डाउन 2a हो गया, 2 टाइम्स a इज 2a। अच्छा, नाउ वी कैन सी दैट 2a माइनस 2a 0 हो गया, 12b और 3b ऐड होके बन जाएंगे 15b over 5, एंड देन आई सिंप्लीफाई दिस टू गेट द आंसर 3b। सो 3b किसकी वैल्यू आ रही है, 3b वैल्यू आ रही है मेरी OQ वेक्टर की। तो मेरा OQ आ गया, अब मैं QB फाइंड आउट करता हूँ। सो टू फाइंड आउट QB आई सिंपली राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ पोजिशन वेक्टर्स जैसे हमने पढ़ा, और वो होगा OB माइनस OQ के इक्वल। तो यहाँ से आपके जो QB वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा OB के, OB आपको ऊपर डायग्राम में गिवन है, एंड दैट इज इक्वल टू 4b। सो आई राइट डाउन 4b ओवर हियर माइनस OQ जो है वो अभी हमने फाइंड आउट किया, एंड दैट इज इक्वल टू 3b। सो द आंसर फॉर QB इज 4b माइनस 3b विच इज इक्वल टू b। अब आपने फाइंड आउट करना है रेशो ऑफ OQ रेशो QB। तो जो मैंने OQ फाइंड आउट किया दैट इज 3b, और जो मैंने QB फाइंड आउट किया दैट इज b। तो इनकी रेशो मेरे पास क्या आ जाएगी, सिंपली 3:1। सो दिस इज हाउ वी हैड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, मैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि जो फर्दर बाद में बच्चे इसको देखें उनको इजीली नज़र आ जाए और उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकें। यहाँ पे हमने OQ निकाला था इस इक्वेशन की हेल्प से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अलजेब्राइक फ्रैक्शंस कह लें इनको, और इस क्वेश्चन में आपने इसको एज अ सिंगल फ्रैक्शन लिखना है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इस फ्रैक्शन को जब बच्चे यहाँ पर LCM लेंगे तो कुछ बच्चे इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे 14x², और कुछ बच्चे जो है वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यार x इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, सो व्हाट इज डिफरेंट, दैट इज 2 and 7, सो दे विल सिंपली मल्टीप्लाई देम विद ईच अदर। और न्यूमरेटर्स में वो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे सिंपली, और माइनस लिखकर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x तो नीचे रहेगा ऑब्वियसली क्योंकि ऑलरेडी है साथ, तो ये बन जाएगा आपका 35 माइनस 8 ओवर 14x, और आंसर आपका आ जाएगा 27 ओवर 14x। अच्छा, जो बच्चे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनको 5 को भी 7x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट वुड बी 35x, और 4 को भी 2x से करना पड़ेगा, दैट वुड बी 8x। अब यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, कैसे, इफ आई टेक x कॉमन इन द न्यूमरेटर, सो दैट वुड बी 35 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 14x², and then what I can do is I can simply cut this x with this x², so I'll be left with 35 minus 8 over 14x। so either way मैं उसी आंसर पे पहुंचूंगा जो कि हम दूसरे मेथड से भी पहुंच रहे थे। तो ये दोनों आंसर्स, दोनों मेथड्स आपके एक्सेप्टेबल हैं, ये वाला मेथड भी और ये वाला मेथड भी। दूसरा सवाल इसके बाद है इंडिसेस से, और क्वेश्चन है आपका 27
to the power minus 2 by 3. So whenever you are solving the question of indices, make sure कि आप लोग सबसे पहला काम ये करें कि माइनस से जान छुड़ाएं. तो जब इंडिसेस में नेगेटिव साइन आता है तो हम उससे कैसे जान छुड़ाते हैं, हम रेसिप्रोकल लेते हैं. तो मैं इसका यहाँ पर ले लूँगा रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल लेने से होगा क्या, ये हो जाएगा 1/27 to the power 2 by 3. अब यहाँ से माइनस खत्म हो गया बिकॉज वी टुक रेसिप्रोकल. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू सॉल्व दिस फ्रैक्शनल पावर वाला पार्ट. अब फ्रैक्शनल पावर्स को कैसे डील करना है आसान तरीके से. फ्रैक्शनल पावर को आपने सिंपली इस तरह डील करना है कि आपने उनको यहाँ पर मैं सेपरेटली लिखता हूँ 27 to the power 2 by 3. Now the power in the denominator, the number in the denominator represents the root and the number in the numerator has to be your power. यानी कि मैंने 27 का थर्ड रूट विच मीन्स क्यूब रूट फाइंड आउट करना है पहले. तो 27 का क्यूब रूट हम निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं क्यूब रूट निकालेंगे 27 का, तो आंसर आ जाएगा 3. अब मेरे पास पावर में 2 है तो वो 2 साथ रहेगा, और फिर जब मैं 3 का स्क्वायर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 9. Hence the answer to this 27 to the power 2 by 3 is 9. तो इसका मतलब ये हुआ कि तो मेरे सवाल का जवाब है वो आ गया 1/9. So this is how you had to solve this question. Okay, now let's move on to the next question, and that question is simplify another expression which involves indices. So this question says that you have something inside the bracket and then you have a power of the bracket. तो रूल क्या है कि ब्रैकेट की जो पावर है, पावर ऑफ द ब्रैकेट is always multiplied by the power of elements inside the bracket. अब ये elements किसको कहते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो एक ये है 1/100 और एक एलिमेंट है ये x to the power 100. ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. जो ब्रैकेट की पावर है इन दोनों एलिमेंट्स की पावर से मल्टीप्लाई होगी. तो 1/100 विच हैज़ नो पावर का मतलब है कि इसके पास पावर है 1, और x की पावर 100 तो ऑब्वियसली में नजर आ रहा है उसकी पावर है 100. तो हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट की पावर है 1/2 उसको हम इन दोनों की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर भी और इधर भी. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 1/100 to the power 1 times 1/2 is obviously 1/2, and then you times it by x to the power 100 which is also being multiplied by the power 1/2. अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि 2 into 1 and 2 into 50, ये तो आपके पास आ गया x to the power 50. और फ्रैक्शनल पावर अगर 1/2 हो और साथ में नंबर हो, अल्फाबेट ना हो नंबर हो, तो आपने सिंपली क्या चीज़ याद रखनी है कि 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 1/100. सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10. ये आ गया आपका आंसर 1/10, और ये आपकी वैल्यू आ गई जी x to the power 50. सो आप इसके दो तरह से आंसर्स लिख सकते हैं जो कि दोनों एक्सेप्टेबल हैं. आप ये लिख सकते हैं x to the power 50/10, और आप ये भी लिख सकते हैं 0.1x की पावर 50. आइदर वे योर आंसर इज एक्सेप्टेबल एंड करेक्ट. तो ये आपका सवाल जी हो गया सॉल्व. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ काइनेमैटिक्स. द स्पीड टाइम ग्राफ हैज़ बीन गिवन टू यू, जिसमें आपको सवाल में नज़र आ रहा है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ में वेलोसिटी है वो अननोन है और टाइम इन सेकंड्स आपको एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है. Leah cycles 800 meter in 105 seconds, which means that the distance traveled by Leah in the whole journey, which is 105 seconds, is 800 meters. और स्पीड टाइम ग्राफ की दो प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसका जो ग्रेडियंट होता है दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन, और उसका जो एरिया होता है अंडर द ग्राफ दैट इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस. सो इन दिस क्वेश्चन हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है डिस्टेंस. अगर एक्सेलरेशन दिया होता तो फिर हम इस कॉन्सेप्ट पे गौर करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें डिस्टेंस दिया गया है तो हम फिर एरिया अंडर द ग्राफ पे गौर करेंगे to find out the value of v. So to find out the value of v, we'll divide this whole area under the graph into two shapes. एक शेप है आपका ट्राइंगल, शेप नंबर 1, और शेप नंबर 2 है आपका रेक्टेंगल. अब इन दोनों की डायमेंशंस को पहले लेवल करते हैं, फिर नीचे फॉर्मूला लगाएंगे. तो इस ट्राइंगल की जो हाइट है हमें नजर आ रहा है दैट इज इक्वल टू v. सो आई राइट डाउन v ओवर हियर. और इसकी जो बेस है दैट इज फ्रॉम 0 to 10 which means that is equal to 10. Similarly, the length of this rectangle is equal to 105 minus 10, so that is equal to 95, and the height of this rectangle is again equal to v. So what we'll do is we'll apply the formula for the area of triangle and then the area of rectangle, and then we'll add them up. तो ये हो जाएगा आपका half times base which is 10 times height which is v. This is the area of the triangle shape 1 plus area of shape 2 which is length 95 times width which is v. And the sum of both the areas has to be equal to 800. Now let's simplify this. ये हो जाएगा आपका 2 into 1 2 into 5. तो आपका जो है बन जाएगा 5v plus 95v is equal to 800. Hence 100v जो है वो आपका 800 के इक्वल हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 8 meters per second.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, उसमें उसने कहा कि जी वर्क आउट लियाज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 seconds. तो एक्सेलरेशन मीन्स ग्रेडियंट, so you have to find out the gradient of the slope in the first 10 seconds. So the slope in the first 10 seconds पे हम उसका ending और starting point के coordinates ले लेते हैं। ending point ये है slope का 10 seconds का, तो इसका coordinate है 10, the x value is 10 and the y value is v which we found out to be 8, और जो इसका starting है that is 0,0. So let's take these two coordinates 10,8 and 0,0. यहाँ लिख लेते हैं 0, 0 and 10,8. जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं वो यहाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल ओवर टाइम, ओवर चेंज इन टाइम, सो दैट वुड आल्सो गिव यू द आंसर। ये एक ही चीज़ है, एक्सेलरेशन इज ग्रेडियंट, तो दोनों की सेम ही बात है। ये आपका आंसर आ जाएगा 8 - 0 y2 - y1, यहाँ लिख लेते हैं, ओवर x2 - x1, फॉर्मूला फॉर ग्रेडियंट, सो दैट वुड बी 8 - 0 ओवर 10 - 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 over 10। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 times 4, 2 times 5, so that is equal to 4 divided by 5, and in decimals that would be equal to 0.8 meters per second square। तो हमारा ये सवाल भी मुकम्मल होता है। आगे चलते हैं, इसके बाद हम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपने कोऑर्डिनेट्स उठाए और कोऑर्डिनेट्स उठाने के बाद ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यहाँ पे हमें एक डायग्राम शोज प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब क्या होता है? प्रिज्म ऐसा शेप होगा जिसमें टू आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शंस आपको नजर आएंगे, टू आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शंस, और टू आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शंस के जो दरमियान का फासला होगा उसको हम कहते हैं लेंथ, या उसको हम हाइट भी कह लेते हैं कभी कभार। जो हमें नजर आ रहा है कि एक क्रॉस सेक्शन आपका है ये जो सामने वाला फेस है, दिस फेस, एंड द आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन इज दिस फेस एट द बैक एंड, और इन दोनों के जो दरमियान का फासला है ये जो आपको नजर आ रहा होगा ये दिस इज द लेंथ या फिर कह लें हाइट ऑफ द प्रिज्म। तो इस प्रिज्म में उसने कहा कि आपने इसका वॉल्यूम निकालना है, एंड फॉर ऑल प्रिज्म्स देयर इज अ सिंपल स्टेटमेंट टू मेमोराइज दैट द वॉल्यूम ऑफ ऑल प्रिज्म्स इज इक्वल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स हाइट, जो अभी मैंने रेफर किया जिसको हाइट या लेंथ भी कह सकते हैं। तो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, उसको फिर हाइट स्लैश लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल व्हिच आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी, जिसमें उसने यहाँ पर दो छोटे से डैश बनाए हैं जो हमें बता रहा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं लेट्स सिंपली ड्रॉ दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल ओवर हियर। This side is 13, this side is 13, and the base is 10. So let's drop a straight line to the bottom, and that would divide this isosceles triangle into two equal parts, and this angle would be 90 degrees. Hence, this side is 5, and this side is also 5. So to find out the height, ये हम क्यों कर रहे हैं? हम height निकालने के लिए कर रहे हैं ताकि हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकें इस पे। बेस तो हमारे पास है जो कि 10 है, हाइट हमें चाहिए ये वाली, ठीक है? तो उसके लिए हमने ये किया। अब हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, जिसमें हमारे पास हाइपोटेनस भी है, बेस भी है, परपेंडिकुलर चाहिए। तो दैट वुड बी 13 स्क्वायर्ड माइनस 5 स्क्वायर्ड होल अंडर रूट, एंड दैट वुड बी 169 माइनस 25 स्क्वायर रूट, and that is equal to square root of 144, and that is equal to 12. So the height of the triangle is equal to 12. Now the area of the triangle would be, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कह रहे हैं, that would be half times base which is 10 times height which is 12. ये मेरे पास आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लेंथ या हाइट ऑफ द प्रिज्म से which is 3, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 into 1, 2 into 5, 5 into 12 is 60, and then 60 times 3 would give me what? This would be equal to 180 centimeter cube. Hence shown that the volume of this prism is 180 centimeter cube as it was informed over here. अच्छा, उसके बाद part B, a mathematically similar prism। तो ये सिमिलैरिटी का सवाल आ गया और वॉल्यूम्स डिस्कस हो रहे हैं। तो आपको पता है कि वॉल्यूम जब डिस्कस होते हैं तो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है कि साइड 1 ओवर साइड 2 का क्यूब इज इक्वल टू V1 ओवर V2। अब यहाँ पर कंपेयर हो रहा है द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस प्रिज्म इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद बेस x। So base of the new prism is x, and the base of the prism which is given in this question above, जिसका हमें वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया 180, जिसको हम V1 कह लेते हैं। तो इसकी जो बेस है B1, that is equal to, over here it's written in the question that the base is equal to 10 centimeters, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 10 cm। आपने बेस ऑफ द सेकंड प्रिज्म फाइंड आउट करना है which is x, और आपको वॉल्यूम ऑफ द सेकंड प्रिज्म गिवन है which is 1440। तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू सिंपली प्लग इन करते हैं। सो ये आपका बन जाएगा which is B1 which is 10 over x cubed is equal to 180 divided by 1440, and because it is a non-calculator paper तो आपने इसको खुद सिंप्लीफाई करना है। इसकी सिंप्लीफिकेशन आसान है, ऐसे होगी कि आप पहले जीरोस को कैंसिल आउट करें और लेफ्ट साइड पर क्यूब ले लें, तो क्यूब हो जाएगा आपका 10 का क्यूब इज 1000 और x क्यूब को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब मैं 18 और 144 को करता हूँ सिंप्लीफाई।
जब मैं 18 और 144 को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स 2, 9 टाइम्स 1 इज 9, 5 बचा 54 हो गया, और 9 टाइम्स 6 इज 54। तो ये आपका आंसर आ गया 16, 2 by 16। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2 into 1, 2 into 8। सो द इक्वेशन सेज 1000 over x cube is equal to 1 over 8। अब लेट्स मेक x cube द सब्जेक्ट, इसको ऊपर ले जाएंगे, 8 को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस बिकम्स x cube is equal to 8000। अब मैंने इसका लेना है क्यूब रूट, तो x is equal to क्यूब रूट ऑफ 8000। हाउ कैन वी सॉल्व दिस विदाउट कैलकुलेटर? तो इसको आप ध्यान से समझें। यहाँ पर हम लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 8000 को मैं लिखता हूँ एज अ प्रोडक्ट ऑफ 8 and 1000। अब मैं इनको कर देता हूँ सेपरेट, सर्च का रूल है, आप इसको अलग भी कर सकते हैं अगर दोनों सर्च के अंदर हों। यहाँ से मुझे पता लगेगा कि क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो है 2 के इक्वल, और क्यूब रूट ऑफ 1000 है दैट इज इक्वल टू 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये क्यूब रूट ऑफ 1000 का पता होना, क्यूब रूट ऑफ 8 का पता होना, दिस इज अ कंपल्शन एंड दिस हैज बीन रिटन इन द सिलेबस कंटेंट्स के बच्चों को ये पता होना चाहिए, इसको मेमोराइज करें लाजमी। तो आपका आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर, हम यहाँ लिख लेते हैं 20 cm। अगले सवाल पे चलते हैं। The diagram shows an empty container. The container is a cuboid of width 10, length 8 and height is 9. अच्छा, अब आपने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, वाटर ड्रिप्स इनटू द कंटेनर एट अ रेट ऑफ 6 मिलीलीटर्स पर सेकंड। तो हम यहाँ लिखते हैं सारी इंफॉर्मेशन, रेट इज इक्वल्स टू 6 ml in 1 second। Now we have to find out the time it takes to fill the container। तो पहले इसके लिए मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। So to find out the volume of the container, the formula for the cuboid is to multiply all the 3 dimensions. So I multiply 10 by 8 by 9, and the answer to it is 8 times 9 is 72 times 10 is 720 centimeter cube। अब यहाँ पर मुझे ml और cm cube की conversion पता होनी चाहिए, जो कि इक्वल है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब क्या करें, यहाँ पे हमें पता लग गया कि जी वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स इज 720 मिलीलीटर। सो द रेट ऑफ फिलिंग दिस कंटेनर इज कि 1 सेकेंड में इट फिल्स 6 ml। सो इन हाउ मेनी सेकेंड्स इट वुड फिल 720 ml। सो जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई और आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 6। 6 times 1, 6 times 12 and the answer is 120 seconds। अगर मिनट्स में मांगा होगा तो 2 मिनट्स, सेकंड्स में मांगा है तो 120 सेकंड्स आपका आंसर आ गया। इसको हम कर लेते हैं हाईलाइट, ये हमारी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम कर लेते हैं हाईलाइट, और ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेते हैं हाईलाइट। अगला सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभार बल्कि मेजरली इजी सवाल आती है, एग्जामिनर चाहता है कि आप लोग अच्छा स्कोर करें। एग्जामिनर जो है वो जालिम नहीं है, आप लोग खुद जालिम होते हैं कि प्रैक्टिस करते नहीं है, फिर कहते हैं पेपर मुश्किल आ गया, हालांकि मुश्किल नहीं आएगा, आसान आएगा इंशाल्लाह। सो इसको आप चेंज करें पहले, 3 times 2 is 6, 6 plus 2 is 8, that becomes 8 over 3, plus 3 times 4 is 12, 12 plus 3 is 15 and that becomes 15 over 4। अब मैं यहाँ पर लूँगा LCM, 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, this becomes 12, 8 times 4 would be 32, plus 15 times 3 would be 45 and the answer is 32 plus 45 which is equal to 77 divided by 12, and we have to give our answer as a mixed number in its simplest form। So 12 times what is closest to 77? 12 times 6 is closest to 77 which is 72, और उसमें कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, तो ये आपका मिक्स नंबर में आंसर आ गया। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन व्हिच विल कम अहेड, आगे आना है सवाल, उसका कंटिन्यूएशन है, तो इसको हम तब सॉल्व करेंगे। हम अगले सवाल पे चलते हैं जो कि सर्ट का क्वेश्चन आ गया। इसमें आपने क्या करना है, पहले आपने बॉर्ड मैच के रूल को फॉलो करते हुए सर्ट्स को मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इन दो सर्ट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 48, और इसमें मैंने ऐड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 48 को मैंने इन टर्म्स ऑफ 3 लेकर आना है। दिस इज हिंटिंग मी दैट, क्योंकि जब तक दोनों सर्ट सेम ना हो जाएं तो हम ऐड नहीं कर सकते, और एग्जामिनर कभी भी ऐसे सवाल नहीं देगा कि सर्ट ऐड ना हो रहे हो जब सिंपल खाली सर्ट का क्वेश्चन हो तब। तो स्क्वायर रूट ऑफ 48 को हम लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जिसमें से एक 3 होगा, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा नंबर है वो स्क्वायर नंबर निकल आएगा, 16 times 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ जिसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं वो मैं स्क्वायर रूट लेकर बाहर निकाल दूंगा। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो वो बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह जाएगा अंदर, प्लस आगे है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसकी एडिशन का आंसर क्या आएगा, इसकी एडिशन का आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3। इसको समझना ऐसे आपने कि दीज आर 4 स्क्वायर रूट 3s एंड दिस इज 1 स्क्वायर रूट 3, सो अ टोटल ऑफ 5 स्क्वायर रूट 3s आई हैव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में आपने सिंपली, रैशनलाइज का मतलब यही होता है कि आपने
इरेशनल चीज़ों को रैशनलाइज करना है, मतलब स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। अब कहाँ से ख़त्म करना है? डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है। तो खाली डिनोमिनेटर रैशनलाइज होगा इसमें। तो उसका तरीका यही है कि जो डिनोमिनेटर है उसी से इसको मल्टीप्लाई भी करें और उसी से इसको डिवाइड भी करें, बस मिडल वाला साइन चेंज करना है आपने, दैट्स इट। जस्ट द साइन इन द मिडल, not the sign with this 2, just the sign in the middle. So we'll multiply this 3 with the values in the numerator, and the result would be 3 times 2 plus 3 times square root of 5. तो ये जो 3 था ये न्यूमरेटर की दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई हुआ, और डिनोमिनेटर में आपने सिंपली क्या करना है, रिमेंबर जस्ट अप्लाई दिस आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और a देखो आपको नजर आ रहा है, एक ये वैल्यू होगी एक ये वैल्यू होगी, हमेशा ऐसे ही होगा। आपने बस उन दोनों का स्क्वायर लेना है और माइनस करना है हमेशा, चाहे यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, या यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो। तो हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेंगे, माइनस लिखेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लेंगे। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा न्यूमरेटर में 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5। अ कांस्टेंट नंबर कैन नेवर बी मल्टीप्लाइड बाय द सर्ड, द नंबर इनसाइड द सर्ड, तो उसके साथ अटैच हो जाएगा। 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आ जाएगा 5। तो वैल्यू बनती है 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 ओवर -1। और दिस मस्ट बी योर प्रैक्टिस के डिनोमिनेटर का नेगेटिव आप हमेशा आपने इसको हमेशा खत्म करना है, इसको आपने रिमूव करना है। सही, एग्जामिनर को नहीं पसंद। इसको रिमूव करने के लिए हम सारों के साइंस चेंज कर देंगे। सारों के साइंस चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका -6 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 ओवर 1, और वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। Okay, now let's move on to the next question. The next question gives us a rectangle and a triangle. In this question, the first piece of information says the length of the rectangle is x centimeter and the area of the rectangle is 30 centimeter square. तो इस rectangle का जो area है वो है 30, उसकी जो length है वो है x, और जो इस triangle की 3 sides हैं वो आपको given है this and this. Write down an expression in terms of x for the width of the rectangle. तो हमने इस rectangle की जो width है ये find out करनी है। तो हमें क्योंकि area दिया हुआ है तो हम उसी का formula use करेंगे, area is equal to length into width. So area is equal to 30, length of this rectangle is x and width is unknown. So यहाँ से हम w को subject बनाएंगे, so w is equal to 30 over x, hence the expression for the width is 30 over x. आगे उसने कहा the perimeter of the rectangle is equal to the perimeter of the triangle. Simply जहाँ पर is लिखा हुआ है उसके नीचे मैं equals to का sign copy करूँगा, और जो उसके left पर लिखा हुआ है वो है perimeter of the rectangle. So for the perimeter of the rectangle, I have to add all 4 sides. So one of the sides is x and one of the sides is 30 over x. So instead of adding all 4, you just simply add the 2 and then times them by 2 is equal to the perimeter of the triangle. और उसमें आपने ये तीनों sides को add up करना है, triangle की तीनों sides को, जो कि हैं x plus x minus 1 plus x plus 2 plus 2x minus 3. इसको simplify करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2x plus 60 over x is equal to x plus 2x would be 4x, minus 1 plus 2 is 1, minus 3 is minus 2. तो ये आपका आ गया आंसर 4x minus 2. अब इस 2x को पिक करते हैं, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं. 60 over x is equal to 4x minus 2x minus 2. So what does this become? ये आपका बन जाएगा 60 over x is equal to 2x minus 2. अब इस x को पिक करके यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जी 60 is equal to 2x square minus 2x. और फिर 60 को भी वहाँ ले जाएंगे तो 2x square minus 2x minus 60. अब आपने देखना है कि आपकी इक्वेशन जो आ रही है क्या वो गिवन इक्वेशन के इक्वल है, आइडेंटिकल है, नहीं है. यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ तो हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x square minus x minus 30 equals to 0. Hence this is your answer for this part. यहाँ पर बच्चे सवाल करते हैं कि सर हमने खुद से क्यों 2 से डिवाइड किया, तो हम असल में 2 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम असल में यहाँ पर 2 कॉमन ले रहे हैं. जब मैं यहाँ 2 कॉमन लूंगा तो अंदर बच जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 60 और इक्वल टू 0 भी है. जब ये 2 उधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो आपकी इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 60 बन जाएगी. ये इसलिए आ गया इस तरह से. अब आगे जी सवाल आता है सर्कल प्रॉपर्टीज का, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल का. इस सवाल में आपने फाइंड आउट करना है सबसे पहले एंगल QRT एंड वी हैव टू गिव अ ज्योमेट्रिकल रीजन टू एक्सप्लेन द आंसर. So angle QRT पहले लेबल करते हैं. Angle QRT is this angle. The name itself is telling us that the angle QRT is originating from the chord QT. और जो मुझे एंगल दिया हुआ है 32, इस पे भी अगर मैं गौर करूं तो ये एंगल, इस एंगल का नाम है QST. Angle QST is equal to 32 degrees and which is also originating from the same chord QT. ये नाम से हमें पता चल सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो एंगल QRT है वो भी 32 डिग्रीज के इक्वल होगा, सेम कॉर्ड. तो प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो रही है, एंगल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम कॉर्ड. एंगल QRT इज 32 डिग्रीज बिकॉज एंगल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम कॉर्ड्स. फाइंड एंगल TQS. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंगल TQS. एंगल TQS जो है वो आपका ये वाला एंगल है.
एंगल टी क्यू एस निकालने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ ये आइडेंटिफाई करनी है कि इस सर्कल में हमें डायमीटर गिवन है, जिसका मतलब है कि डायमीटर से अगर कोई एंगल ओरिजिनेट हो रहा हो, सर्कमफ्रेंस पे जाके वापस आ रहा हो, तो वो एंगल होता है 90 डिग्रीज। दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, सो हेंस एंगल टी क्यू एस वुड बी 32 + 90, और उसको 180 से माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 32 + 90, that would be 180 minus 122, and that would be equal to 58 degrees. So the angle TQS is 58 degrees. अब आपने निकालना है TVQ। TVQ पहले इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा एंगल, तो TVQ है आपका ये वाला एंगल। TVQ एंगल निकालने के लिए अगर बच्चों मेरे पास ये जो एंगल है ये फाइंड आउट कर लूँ मैं, और सिमिलरली ये जो एंगल है ये फाइंड आउट कर लूँ मैं, तो मैं TVQ बता सकता हूँ। बिकॉज मैंने ये एंगल निकाला है 58 डिग्रीज के इक्वल, देन दिस एंगल वुड बी इक्वल टू ऑब्वियसली 180 minus 58, and that is 122। सिमिलरली अब मैं ये एंगल कैसे पता करूंगा, तो यहाँ पर बच्चों प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कौन सी, ऑपोजिट सेगमेंट वाली। ये जो आपका एंगल है ट्राइंगल के अंदर, एंगल एट आर इज इक्वल टू द एंगल ओवर हियर, बिकॉज दिस ट्राइंगल विद वर्टिसेस टी आर एंड क्यू, all three vertices are touching the circumference, and this point T is attached to this tangent line। तो इस tangent line और इस triangle की साइड TQ के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो इस triangle के अंदर इस लाइन के opposite वाले एंगल के इक्वल होगा। If this is 32, then this is also 32। Hence angle TVQ is 180 minus 122 plus 32। So 122 plus 132 is 154, and then 180 से इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26 डिग्रीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला पार्ट है वो आपसे कहता है डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑनटू ट्राइंगल बी। सो ट्राइंगल ए ऑनटू ट्राइंगल बी इज ऑब्वियस दैट इट इज रिफ्लेक्शन। तो आपने रिफ्लेक्शन तो आइडेंटिफाई कर दिया है। रिफ्लेक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद आपने जो दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आप गौर करें 2 मार्क्स का सवाल है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। So to identify the line of reflection, you just simply need to draw or construct one perpendicular bisector of only one pair of corresponding coordinates. Let's pick this coordinate and the corresponding coordinate, which is this. इन दोनों पॉइंट्स का अगर मैं perpendicular bisector बनाऊं तो वो सिंपल है। इसका मतलब ये है कि मैंने इन दोनों के बीच में जाना है। Let's look at the distance. 1 2 3 4 5 6 7 8. So the half would be 4 boxes. 1 2 3 4. This is the midpoint. बिकॉज दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, ग्रिड भी दिया हुआ, तो बस सिंपली उनके मिडिल से आप एक वर्टिकल लाइन गुजार दें तो ये आपका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा। वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन हमेशा होती है एक्स के टर्म्स में, एक्स इज इक्वल टू द वैल्यू इट इज पासिंग फ्रॉम विच इज 1। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं लिख देंगे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज एक्स इज इक्वल टू 1। अब मैंने क्या करना है, ट्राइंगल ए को रोटेट करना है और उसका जो degree of rotation है वो 180 degrees है and the center is 0 0। So this is an easy question, just simply remember the shortcuts। सबसे पहले आप ट्राइंगल ए के कोऑर्डिनेट्स लिखें। ट्राइंगल ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 2 -4 2, let's write them down, -3 2 -4 2, and the third coordinate is -4 5। So let's write down -4 5 as well। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। Now apply the shortcut of this 180 डिग्री रोटेशन का और सेंटर 0 0 है, तो शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट ये होता है कि जो आपके x y कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैप हो जाते हैं -x -y पर। जस्ट सिंपली चेंज द साइंस, नो स्विचिंग। तो अब हम यहाँ पर इसके साइंस चेंज करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 3, -2, ये बन जाएगा आपका 4, -2, और ये बन जाएगा आपका 4, -5। Now let's plot them. 3 -2, 4 -2. So 3 -2 is here, 4 -2 is here, and 4 -5 is over here. Let's draw them and see what happens. So आपका ये ट्राइंगल रोटेट हो गया है अबाउट द सेंटर 180 डिग्रीज, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। Now let's move on to the next question। ये वही सवाल है जो मैं आपको कह रहा था, उसका सूटेबल लाइन वाला सवाल ऊपर आया हुआ है, तो इसको पहले फिलअप करते हैं जल्दी से। -2 पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो एट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 क्यूब्ड, -3 times -2 and then +2। So -2 cubed is -8, and then this would become +6 and then +2। So -8 + 8 would be equal to 0। So the value over here is 0। और जब मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में 2 प्लग इन करूँगा, let's see what happens। At x is equals to 2, y is equal to 2 का क्यूब -3 times 2 + 2। So this would become 8 -6 + 2। So this would become 10 - 6 and the answer would be 4। So 2 पे आपकी वैल्यू आ रही है 4। अब मैं इस टेबल की हेल्प से जल्दी से इस ग्राफ को प्लॉट कर लेता हूँ। Let's just quickly plot the graph। -3 पे मेरा कोऑर्डिनेट आ रहा है -16। So -3 and -16। अब ग्रिड को रीड करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें ये छोटे 10 बॉक्सेस 5 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करें, विच मींस हर 2 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 1 यूनिट की जमा आएगी। तो यानी कि -16 आपका आ जाएगा इधर,
-3, -16 आफ्टर 2 बॉक्सेस। 15 से 16 होने के लिए 2 बॉक्सेस की जंप आएगी। उसके बाद अगला कोऑर्डिनेट है -2 पे 0, so -2 and 0, this is the second coordinate. Moving on to the third coordinate, that is -1 4, -1 पे 4 आपका आ जाएगा इधर। उसके बाद 0 पे आपका कोऑर्डिनेट आ रहा है 2, 1 पे 0, 0 पे 2, 1 2, 1 पे 0 और 2 पे आई थिंक इट वाज -2 पे it's 4 and 3 पे it's 20, so 2 पे it's 4 again, 1 2 3 4 and 3 पे the value is equal to 20 on top of it। यहाँ पे प्लॉट करें। अब मैंने इस ग्राफ को स्केच करना है विद फ्री हैंड कर्व। फ्री हैंड कर्व में आपने ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स को जोड़ो, बस आपका एक स्मूथ कर्व बनना चाहिए। सारे पॉइंट्स को जोड़ने के चक्कर में बच्चे गलती ये कर बैठते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये इस तरह से आपका ग्राफ स्केच हो जाएगा। अब इसका अगला सवाल है जो कि हमने मिस कर दिया, विच वॉज अबव, हम उस पर जाते हैं। सही है। द इक्वेशन इज x³ - 3x + 2। द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, इसको हम याद रखते हैं, x³ - 3x + 2। Okay, so this was the question. The equation of our graph was x³ - 3x + 2. अब सवाल ये है, by drawing a suitable line on the grid, find the solutions of the equation x³ - 7x + 1. तो बच्चों जब भी सूटेबल लाइन का सवाल आए, आपने सबसे पहला काम करना है, जो आपकी ग्राफ की इक्वेशन है आपने वो लिखनी है, x³ - 3x + 2। और फिर आपने देखना है कि मैं अपनी ग्राफ की इक्वेशन में क्या चेंजेस लाऊं जो मैं ये इक्वेशन बना सकूं, गिवन इक्वेशन। तो x³ और x³ पर सेम, -3x और -7x है, तो मैंने -3x को -7x बनाने के लिए यहाँ पर -4x और इसमें डालना पड़ेगा, और +2 को +1 बनाने के लिए मुझे -1 और करना पड़ेगा, एंड देन आई राइट डाउन इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट आई डू नेक्स्ट इज आई सब्स्टिट्यूट जो मेरी ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन जो मैंने लिखी थी, बिकॉज दैट इज इक्वल टू y, सो आई सिंपली राइट डाउन y ओवर हियर, एंड देन द चेंजेस आफ्टर दैट, -4x - 1 इक्वल्स टू 0। अब -4x और -1 जब उधर जाएंगे तो बन जाएगा y इज इक्वल टू 4x + 1। This is the suitable line which I have to draw on the graph. अब y equals to 4x + 1 ड्रॉ कैसे होगी ये मैं आपको समझाता हूँ। इसका बड़ा सिंपल शॉर्टकट है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे मैं लाइन इक्वेशन लिखता हूँ, y equals to 4x + 1। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इसका y इंटरसेप्ट देखें क्या है, इसका y इंटरसेप्ट है 1, तो मैं यहाँ से जाऊँगा 1 पे, एंड यहाँ पर मैं एक डॉट बना दूंगा 1 पे जाके। अब मैंने देखना है कि इसका ग्रेडियंट क्या है, इसका ग्रेडियंट है 4, और ग्रेडियंट किसको कहते हैं, राइज ओवर रन को। तो 4 इज राइज एंड रन इज 1 ऑब्वियसली, क्योंकि 4 आ रहा है तो 4 ओवर 1 होगा, तो आपने यहाँ से राइज करना है, 1 पे हो, अब यहाँ से आपने 4 ऊपर जाना है, तो मैं 4 ऊपर जाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा 5 पे, ठीक है। और क्योंकि रन इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो ये आपका है 4 ओवर 1, सो द राइज इज 4 एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड रन जिसको हम कहते हैं दैट इज 1। ये आपका राइज है, ये आपका रन है। इसको मैं आपको दोबारा से इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम गए y इंटरसेप्ट पे, मैंने वहाँ पे एक डॉट बनाया, फिर मैंने देखा कि यार ऊपर लिखा है 4, तो मैं गया यहाँ से 4 ऊपर, और फिर नीचे लिखा है 1, और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव है, तो मैं जाऊँगा राइट 1 यूनिट, तो मैं पहुंच जाऊँगा इधर। ये मेरा आ गया दूसरा पॉइंट। मैंने इन 2 पॉइंट्स को सिंपली ज्वाइन करना है तो मेरी लाइन बन जाएगी, दैट्स इट। मैं आपको ये तरीका एक और इक्वेशन पे अप्लाई करके समझा देता हूँ। लेट्स सपोज इफ द इक्वेशन इज y इक्वल्स टू -2/3x + 2, लेट्स सपोज। तो इस इक्वेशन की लाइन कैसे बनाएंगे, ये इस पेपर में तो नहीं है, मैं रैंडमली आपको सिखा रहा हूँ। आपने y इंटरसेप्ट पे जाना है, y इंटरसेप्ट आ गया, लेट्स सपोज 1 2 इधर, मैंने 2 पे यहाँ पे निशान लगा दिया डॉट। उसके बाद मैंने जाना है -2, -2 का मतलब है मैंने 2 नीचे जाना है, तो मैं यहाँ से आ जाऊँगा 0 पे, और +3 का मतलब है मैंने 3 राइट जाना है, तो मैं यहाँ से आ जाऊँगा इधर 3 पे। अब मैंने इन 2 डॉट्स को ज्वाइन करना है तो मेरी ये लाइन बन जाएगी, दैट्स इट। सो दिस इज अ वेरी इजी मेथड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस, सो यू मस्ट फॉलो दिस मेथड इन योर CIEs एज वेल। यू कैन फॉलो, मस्ट तो नहीं, आपकी मर्जी है, जो आपने सीखा है उससे भी करें। अच्छा, अब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट आपका ये आ रहा है, एक कोऑर्डिनेट आपका इधर आ रहा है, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर आ रहा है। इन तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो x वैल्यूज हैं, जो आप x एक्सिस से उठाएंगे, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स की जो x वैल्यूज होंगी, ये आपके x के आंसर्स होंगे, जो ऊपर 3 स्पेसेस है उसमें लिख देंगे। ये मैं यहाँ से नहीं उठा रहा, वो आप लोग फिर देख लेना खुद ही। अगले सवाल पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव अ ग्राफ अगेन एंड द इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ अ रेसिप्रोकल ग्राफ। और जब रेसिप्रोकल ग्राफ आ जाए तो हमने पढ़ा हुआ है कि उसका जो ग्राफ का बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है, y इक्वल्स टू 1 ओवर x का जो ग्राफ होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2 ओवर x -1, ये जो -1 है ना, ये हमें यहाँ पर शो कर रहा है कि जो हमारा ग्राफ था, ये जो ओरिजिनल ग्राफ था, ये यहाँ से 1 यूनिट नीचे चला गया है। तो अब यही ग्राफ जो है वो नीचे से जा रहा है, और यही जो ग्राफ है ये इससे थोड़ा और नीचे होकर इधर से जा रहा है। तो अब जो आपकी लाइन पहले ये थी एसिम्प्टोट की, अब वो लाइन एसिम्प्टोट की ये बन गई है, विच इज ऑब्वियसली -1।
पहले अच्छा उस पर पहले बाद में जाते हैं, पहले हम इस सवाल को देख लेते हैं। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद द ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। तो जब ग्राफ एक्स एक्सिस पे क्रॉस करेगा तो वहां पर y 0 होगा और x की वैल्यू आपने निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है आप ग्राफ को देख सकते हैं, तो आ रही है 2। सो द कोऑर्डिनेट इज 2, 0। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच एसिम्प्टोट। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ विच इज इंपॉर्टेंट। वो चीज ये है कि एसिम्प्टोट जो है रेसिप्रोकल ग्राफ्स के हमेशा दो एसिम्प्टोट्स होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और एक होता है वर्टिकल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन कैसे आएगी, वर्टिकल की कैसे आएगी? आई राइट डाउन अ जनरल इक्वेशन फॉर रेसिप्रोकल ग्राफ्स व्हिच इज y इज इक्वल्स टू a ओवर x प्लस b प्लस c। अब यहां से by just simply looking at this general form I can say that the horizontal asymptote is y is equal to c whatever the value is over here y के साथ, and x is equal to whatever the value is over here with the opposite sign minus b। अब हम इसको देखते हैं इस केस में। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो हो जाएगा y इज इक्वल टू c। c की जगह पर यहाँ लिखा है -1, सो वन ऑफ द इक्वेशन इज y इक्वल्स टू -1 एंड द अदर इक्वेशन इज कि x के साथ जो नंबर लिखा होगा, तब यहाँ पर x के साथ लिखा हुआ है 0, कुछ भी नहीं है। तो आपकी जो दूसरी इक्वेशन है दैट वुड बी x इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पर अगर कोई नंबर लिखा होता है, लेट्स सपोज y इज इक्वल्स टू 2 ओवर x प्लस 1 माइनस 1, तो फिर आपका एक हो जाता है y इक्वल्स टू -1 एज इट इज, और दूसरा हो जाता है x इज इक्वल टू जो नंबर है 1 उसका साइन चेंज करके। तो ये जो है वो आपका कॉन्सेप्ट है फॉर फाइंडिंग आउट द इक्वेशंस ऑफ एसिम्प्टोट्स if the equation of the graph is a reciprocal graph। सही है? तो ये आपका जो है वो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हुए। एग्जाम्पल फॉर दिस पार्ट सी सेज बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन। फिर से सूटेबल लाइन का सवाल आ गया, तो हम पहला काम यही करेंगे कि अपने ग्राफ की इक्वेशन लिखेंगे विच इज 2 ओवर x माइनस 1, और फिर देखेंगे कि चेंजेस क्या है। तो 2 ओवर x माइनस 1 तो है, लेकिन माइनस x भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पर माइनस x खुद से डाल दूंगा और यहाँ 0 लिखकर फिर मैंने अगला स्टेप क्या करना है, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन की जगह पर सिंपली y लिख देना है। सो दिस वुड बिकम y माइनस x इज इक्वल टू 0 which is y equals to x। This is the suitable line which I have to draw। अब y equals to x लाइन उस तरीके से कैसे ड्रॉ करेंगे जो मैंने ऊपर बताया। इसका y इंटरसेप्ट 0 है तो इधर आ जाएंगे, इसका राइज जो है वो 1 के इक्वल है और इसका जो रन है वो भी 1 के इक्वल है, दूसरा पॉइंट इधर आ जाएगा। तो 0 0 1 1 को ज्वाइन करेंगे तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स इस तरह से आ जाएंगे, यहाँ से पीछे ले जाएंगे तो इस तरह से आ जाएंगे। तो आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 1, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ रहा है -2, -2। सो दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स। x कोऑर्डिनेट, x की वैल्यूज यहाँ पर है 1 एंड -2। क्वेश्चन नंबर 2a में यू हैव टू कन्वर्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको हम सिंपली क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x लिखने के बाद x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ विच इज 2 उसका स्क्वायर और उसी का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। इसका असल में इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट होता है, वो 0 है, लेकिन हम खुद से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि हम इसको इस फॉर्म में लेकर आ सकें। उसके बाद आगे है -12, हम यहाँ लिख देंगे। Now the next step is always to convert the first 3 terms back to the identity which is in this case a plus b whole square वाली, जिसकी एक्सपेंशन होती है a square plus 2ab plus b square। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है असल में a square plus 2ab plus b square लिखा हुआ है, तो जब मैं इसको वापस इस फॉर्म में लाऊंगा तो 2ab तो ऑब्वियसली गायब हो जाएगा, a और b आएगा, साइन इधर से आएगा, यानी कि a की जगह पर x लिखा जाएगा, b की जगह पर ये वाला 2 लिखा जाएगा, और साइन ये वाला आएगा which is plus, and then I'll put a whole square on top of it। Now what is left behind is minus and then 2 का square is 4, so -4 and then -12, so left behind is x plus 2 whole square -16। पार्ट बी सेज यूज योर आंसर टू पार्ट ए। तो इसकी हेल्प से मैंने बताना है कि टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो जब भी कोई इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में चेंज होती है तो आपका जो टर्निंग पॉइंट होता है, या अपने पास नोट डाउन कर ले, वो इक्वल होता है -a, b के। बाय लुकिंग एट दिस -a का मतलब चेंज द साइन ऑफ द वैल्यू इनसाइड द ब्रैकेट एंड राइट इट ओवर हियर, एंड देन जस्ट सिंपली एज इट इज राइट डाउन द वैल्यू व्हिच इज आउटसाइड द ब्रैकेट ओवर हियर। So by looking at this form, the turning point is x plus 2 whole square -16 को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये जो 2 लिखा है ये हो जाएगा नेगेटिव, और जो ये लिखा है ये आ जाएगा एज इट इज। तो आपका टर्निंग पॉइंट आ जाएगा -2 -16। अब आपने करना है स्केच द ग्राफ ऑफ दिस x square plus 4x -12 indicating the values where the graph crosses the axis। तो इक्वेशन है y equals to x square plus 4x -12, x square plus 4x -12। अब स्केच करने के लिए आपको सबसे पहले पता करनी चाहिए नेचर। इस ग्राफ की नेचर है मिनिमम पॉइंट स्माइलिंग फेस। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है पॉजिटिव, तो मिनिमम नेचर। दूसरी चीज इसका y इंटरसेप्ट, इसका y इंटरसेप्ट है आपका -12, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो c होता है दैट इज ऑलवेज द y इंटरसेप्ट। तीसरी चीज जो हमें चाहिए वो है इसके रूट्स। रूट्स का मतलब है कि मैं इसको इक्वल टू 0 रख के जब सॉल्व करूंगा तो जो x की वैल्यूज आएंगी वो मेरे रूट्स होते हैं। ये जो x की 2 वैल्यूज आती है मेरे रूट्स होते हैं, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x -12 इक्वल्स टू 0। -12 के फैक्टर्स बनाएंगे, जिससे +4 है तो दैट वुड बी -2 into 6
तो ये हो जाएगा -2x प्लस 6x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 यहाँ से प्लस 6 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट है और x प्लस 6 एक ब्रैकेट है इक्वल्स टू 0। सो द रूट्स आर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -6। सो दीज आर द रूट्स। तीसरी चीज और आखिरी चीज है टर्निंग पॉइंट, जो कि हमें पीछे हमने फाइंड आउट किया, एंड दैट वाज इक्वल टू by looking at the previous part -2 and -16. So the turning point is -2, -16. अब इन चार चीज़ों की हेल्प से मेरा ग्राफ स्केच होगा। सबसे पहले मैं रूट्स लेवल करूंगा, एक है मेरा 2 पर और एक है मेरा -6 पर। उसके बाद मैं टर्निंग पॉइंट लेवल करूंगा विच इज एट -2 एंड -16 समवेयर वेरी बिलो। यहाँ पे बस अंदाजे से इसको लेवल कर लेते हैं। यहाँ पर -16 है y की वैल्यू और ये जो कोऑर्डिनेट है ये है -2 -16 बिकॉज द वैल्यू ओवर हियर इज -2। नाउ टू मेक अ गुड स्केच, आप पेंसिल से जो टर्निंग पॉइंट है उस पर एक स्ट्रेट लाइन बना दिया करें। इसको हम ग्राफ की लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। और यहाँ से आप स्टार्ट करो हाफ ऑफ द ग्राफ और आप इधर तक लेकर आओ, और यहीं से आप हाफ ऑफ द ग्राफ लेकर जाओ और यहाँ से ले जाओ ऊपर को। और हमने y इंटरसेप्ट निकाला हुआ है ऑलरेडी, -12 हमें पता है, तो मैं यहाँ पर लेबल कर दूंगा द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट इज -12। सो दिस इज द परफेक्ट स्केच ऑफ दिस क्वाड्रेटिक ग्राफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक प्रॉब्ली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस गेस्ट पेपर। वी हैव टू एक्सपेंड दिस इक्वेशन। तो उसके लिए आपने सिंपली पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा देना है। सो दैट वुड बिकम 2x² प्लस 5x, फिर -3 को करेंगे तो -6x -15, और इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा x + 2 के साथ। पहले मैं यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ, 2x² -x -15 टाइम्स x + 2। सो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, 2x³। इसको मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 4x², इस 2x² को इससे मल्टीप्लाई किया। अब -x को पिक करते हैं और उसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -x², फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं +2x के साथ, तो बन जाएगा -2x। फिर -15 को x के साथ करेंगे तो -15x, और फिर +2 के साथ तो -30। तो आपका आंसर आ रहा है जी 2x³। 4x² में से माइनस किया तो ये बन गया +3x², -2 में से -15 किया तो -17x, एंड देन -30। So this is the simplified version of the cubic equation given above. Sketch the graph of this cubic equation. Now how to sketch the graph of a cubic equation? नंबर 1 इसमें भी वही है, आपको रूट्स चाहिए। नंबर 2 आपको नेचर पता होनी चाहिए, और नंबर 3 इसमें आपको y इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। इसमें टर्निंग पॉइंट्स जो है वो हम नहीं पता कर रहे, वो आपका इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर निकालने को कहेगा कि तो IGCSE वाले बच्चों को और एडेक्सल वाले बच्चों को उसका डेरिवेटिव लेना होगा, उसका डेरिवेटिव लेके उसको इक्वल टू 0 रखना होगा, फिर आएगा। तो इसके रूट्स क्या हैं, सिंपल होते हैं। ये जो 3 ब्रैकेट्स हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है वैसे क्यूबिक में होता है कि इसको इक्वल टू 0 रखें और इन 3 रूट्स को अलग अलग फाइंड आउट कर लें। तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। जब मैं 2x + 5 को 0 के इक्वल रखूंगा तो यहाँ से x इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। इन तीनों को मैं यहाँ पर प्लॉट करूंगा तो दिस इज -2, somewhere over here would be -2.5 which is this, and somewhere over here would be 3 which is the third root। ये 3 रूट्स मैंने लेवल कर दिए। अब नेचर कैसे पता लगती है, जो आपका क्यूबिक ग्राफ होता है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ x³ होता है, यानी कि ax³ होता है ना, तो if a is greater than 0 then the graph is like this, and if a is less than 0 then the graph is like this, यानी कि end point is going upwards if positive, if negative the end point is going downwards। तो हमारा ग्राफ इस तरह का बनेगा, ये वाला। तो यानी कि आपका ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर क्रॉस करेगा, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। y इंटरसेप्ट इजी है, उसको निकालने का सिंपल तरीका है। y इंटरसेप्ट याद रखना, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, वो नंबर होता है जो बगैर x² बगैर x के होता है, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये कांस्टेंट वैल्यू कैसे आएगी, -3 को 5 से और 2 से मल्टीप्लाई करें, -3 × 5 × 2, -15 × 2 इज -30। तो आपका y इंटरसेप्ट इज -30। आप यहाँ नीचे बस -30 लिख लें। यहाँ से आपका ग्राफ जाएगा ऊपर को, यहाँ से आपका ग्राफ जाएगा नीचे को, इधर से आपका ग्राफ y इंटरसेप्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा वापस, 3 को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। यहाँ से आप लाइन नीचे ले जाएं, यहाँ से आप लाइन ऊपर ले जाएं, ये आपका क्यूबिक ग्राफ स्केच हो गया। आगे थर्ड का एक सवाल है, 300 स्क्वायर रूट -48 का स्क्वायर रूट। तो हम अगेन इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख लेते हैं। दैट वुड बी 100 × 3 माइनस स्क्वायर रूट 16 × 3। द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3। 10 - 4 is equal to 6 square root 3. So the answer to this question is 6 square root 3. Rationalize the denominator, 6 times square root of 7 minus 2 over square root of 7 minus 2. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 square root 7 minus 12 over a square minus b square. तो square root of 7 का square minus 2 का square, तो हो जाएगा 6 square root 7 minus 12 divided by 7 minus 4. 6 square root 7 minus 12 divided by 3. न्यूमरेटर में से मैं अगर 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बच जाता है 2 square root 7 minus 4 divided by 3, and then I can cancel this 3 with this 3, so the final answer is 2 square root 7 minus 4. अच्छा जी, आगे है आपके पास आखिरी सवाल, और ये है आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ। सो फॉर एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स मैं दोबारा से बता देता हूँ, ऊपर हमने रेसिप्रोकल किया था। एक्सपोनेंशियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है y इज इक्वल टू a
b की पावर x प्लस c। इसका एसिम्टोट एक ही होता है जो कि होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, और उसकी इक्वेशन सिंपल है, वो सेम है जैसे उसकी थी वैसे इसकी है, वो है y इक्वल्स टू सी। इसका वर्टिकल एसिम्टोट नहीं होगा, ओब्लिक होते हैं वो हमने नहीं निकालने, तो y इक्वल्स टू सी इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट होगा। अब इसकी उसने आपको इक्वेशन दी, आपको नजर आ रहा होगा ये a है, ये b है, ये c है, बाय कंपेयरिंग इट विद द जनरल फॉर्म। उसने आपसे पार्ट ए में मांगा है a का कोऑर्डिनेट बताएं। अब a जो है वो क्या है, crosses the y-axis, so when the point crosses the y-axis, the x coordinate is always 0 and the y coordinate has a certain value. तो मैं इस इक्वेशन में x की जगह पर 0 प्लग इन करूंगा तो y आ जाएगा y इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 की पावर 0 प्लस 5, y इक्वल्स टू 3 टाइम्स 1 प्लस 5, आपका आंसर आ जाएगा 8। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज इक्वल टू 0,8। और उसके बाद जो है अगला सवाल है पार्ट बी, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द एसिम्टोट। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जब एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा तो उसका एक ही हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट होगा जिसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू c एंड c इज द कांस्टेंट वैल्यू व्हिच आई कैन सी इज 5 ओवर हियर, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 5। आखिरी चीज हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका ओवरऑल सारा कवर हो जाए एक तरह से, कि अगर रिकरिंग डेसिमल का सवाल आए आपके पास, फॉर एग्जांपल 5 ओवर 9 प्लस 0 पॉइंट हम कह लेते हैं 328 and the recurring part is this 200. So how can we solve this question? So step 1 is to convert this recurring part into fraction. तो वो हो जाएगा आपका x is equal to 0.328 और इन दोनों के ऊपर आ जाएगा डॉट। अब रिकरिंग पार्ट को खत्म करने के लिए मुझे एक और रिकरिंग वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन होना ये चाहिए कि उन दोनों में डेसिमल के फौरन बाद का जो पार्ट है वो आइडेंटिकल हो। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ऐसी वैल्यू आ रही है जो कि रिकरिंग नहीं है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं डेसिमल को यहाँ ले आऊंगा, ये हो जाएगा 10x is equal to 3.28। Now this is the first equation which I will use. I need another equation ताकि मैं दोनों को subtract कर सकूं, और दोनों equations में डेसिमल के फौरन बाद 28 चाहिए मुझे। तो अब मैं बजाय इसके कि इसको फर्दर एक और जंप लगाऊं, मैं इसकी 2 जंप्स लगाऊंगा। तो 2 जंप्स का मतलब है कि मेरा जो x था ओरिजिनली वो 1, 2, 3 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई होगा और बन जाएगा 328.28। Now I'll subtract them. This would become 990x and this would become 328 minus 3.28। तो ये recurring parts cancel out हो जाएंगे और इनका जो difference है वो आपके पास आ जाएगा 325। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा 325 over 990, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा और फिर मैं यहाँ से इसको सॉल्व कर लूंगा 5 over 9 प्लस 325 over 990। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 9 को 110 से मल्टीप्लाई करें तो 5 को भी करें और फिर दोनों डिनोमिनेटर सेम होंगे, न्यूमरेटर्स को ऐड करें और फिर अपना फाइनल आंसर निकाल लें। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू मच मोर डिटेल्स, ये आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड फॉर वाचिंग द होल पेपर, सोल्यूशन ऑफ द होल पेपर, एंड स्टे ट्यून्ड। आपका जो P2 आने वाला है कैलकुलेटर पेपर, उससे पहले मैं आपको जो गेस्ट पेपर है फॉर द कैलकुलेटर 1 उसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा। प्लस आई ऑल्सो हैव द 2026 Feb March पेपर्स विद मी। 2020 जो पेपर 2 है दैट हैज बीन सॉल्व्ड एंड अपलोडेड, आप वो वीडियो देख सकते हैं। जिसका पेपर 4 है उसकी सोल्यूशन की वीडियो आई शेयर सून, प्लस द गेस्ट पेपर की वीडियो ऑफ द कैलकुलेटर पार्ट, जो कैलकुलेटर वाला है, जो P2 फॉर O लेवल्स है और जो P4 है फॉर IGCSE, इसकी भी रिकॉर्डिंग आपसे अनकरीब शेयर कर दी जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो।